हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री और उससे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में पढ़ा था। और कल वाले वीडियो में हमने राजस्थान के टोटल मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से मुख्यमंत्री कब कब बने हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, राजस्थान जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखना। और आज के इस लेक्चर में हम राज्यपाल के ऊपर चर्चा करेंगे। जी हाँ, राज्यपाल यानी कि इंग्लिश में कहें तो गवर्नर। राज्यपाल के बारे में हम पढ़ेंगे, राज्यपाल के प्रमुख अनुच्छेद, राज्यपाल का पद और राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की योग्यताएं और राज्यपाल के पद की शर्तें, राज्यपाल को पद से हटाना, उसका कार्यकाल कितना होता है। और राज्यपाल पद को लेकर दो महत्वपूर्ण परंपराएं जो संविधान में तो नहीं है लेकिन इस प्रकार की परंपराएं इस देश में है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद में राज्यपाल की पावर पढ़ेंगे या शक्तियां या कार्य राज्यपाल के, जिसमें कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, अध्यादेश क्या होता है वो शक्ति, वीटो पावर राज्यपाल की। और उसके बाद में राज्यपाल की विवेक शक्ति यानी कि डिस्क्रेशनरी पावर। और लास्ट में हम बात करेंगे राजस्थान के राज्यपालों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जो राज्यपाल रहे हैं उनकी खास खास विशेषताओं के बारे में। तो आज के इस वीडियो में राज्यपाल को हम पूरा कंप्लीट करेंगे और ध्यान से आप एक एक चीज को सुनना और समझने की आप कोशिश करना। लिंक बनाऊंगा मैं यहाँ पर, डायग्राम बनाकर आपको समझाऊंगा और आप उसे समझने की कोशिश करना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टेड है और आप साथ साथ इसके नोट्स भी बना सकते हो और बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप करें। इसमें से अगर आप पूरा शुरू से लास्ट तक कंप्लीट करते हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये वीडियो जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, आरएएस की तैयारी करने वाले, रीट की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, पटवार की, पुलिस की, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है जहां राजस्थान जीके पूछा जाता है, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये राज्यपाल का टॉपिक। यानी कि हम राजस्थान जीके अभी पढ़ रहे हैं इन दिनों, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उसके बाद हम विधानमंडल पढ़ेंगे, उसके बाद में राजस्थान का उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, उसके बाद पंचायती राज पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख आयोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्लीट राजस्थान जीके हम पूरा करेंगे। चलिए, तो आप बने रहिए। राजस्थान जीके के इस राज्यपाल की पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं राज्यपाल, राज्यपाल को इंग्लिश में कहते हैं गवर्नर। गवर्नर। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यपाल के उपनामों की कि राज्यपाल के अन्य कौन कौन से उपनाम हैं। उपनाम, राष्ट्रपति के बारे में आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के जो उपनाम होते हैं उससे मिलते जुलते राज्यपाल के भी उपनाम हैं। राज्यपाल को राज्य में संवैधानिक प्रमुख भी कहते हैं। संवैधानिक प्रमुख का मतलब होता है कि वो राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और संविधान का संरक्षक होता है राज्यपाल में, राजस्थान राज्यों में राज्यपाल संविधान को प्रोटेक्ट करता है और संविधान में सबसे बड़ा पद है ये राज्यपाल का, मुख्यमंत्री से भी बड़ा होता है राज्यपाल। संवैधानिक प्रमुख या हम कह सकते हैं इसको नाम मात्र प्रमुख। संसदीय व्यवस्था हमने राज्यों में भी अपनाई है और केंद्र में भी अपनाई है और इन दोनों संसदीय व्यवस्था की खास विशेषता यह है कि नाम मात्र और वास्तविक दो प्रकार की कार्यपालिका यहां पर है। मुख्यमंत्री वास्तविक रियल पावर का इस्तेमाल करता है जबकि राज्यपाल नाम मात्र शक्तियों का इस्तेमाल करता है, इसलिए इसको नाम मात्र प्रमुख भी कहा जाता है। राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष भी कहते हैं। कार्यपालिका का अध्यक्ष या कार्यपालिका का प्रमुख या कार्यपालिका का मुखिया भी हम कह सकते हैं। कार्यपालिका का यहां पर मतलब है कि राज्य में जो शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले लोगों की जो टीम होती है, उस टीम का जो मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है, इसलिए उसको कार्यपालिका का मुखिया भी कहते हैं। यहां संविधान के अनुच्छेद 166 में लिखा है कि राज्य में समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। तो कार्यपालिका के जितने भी कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का मुखिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उपनामों के बाद में हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल का पद,
तो हम बात करते हैं राज्यपाल के पद की। पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 में आर्टिकल 153 इसमें लिखा है कि सभी राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। अब देखो यहां पर आपको एक चीज समझनी है, क्या सभी राज्यों के लिए अलग अलग राज्यपाल होंगे या दो या अधिक राज्यों के लिए एक व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है? तो ये बड़ा कंफ्यूज था शुरुआत में, तो इसको दूर करने के लिए एक संविधान में संशोधन किया था, सातवां संविधान संशोधन 1956 का है। उसमें कई अलग अलग परिवर्तन हुए संविधान में। इसके अंतर्गत लिखा कि दो या अधिक राज्यों का एक व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। दो या अधिक राज्यों में एक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि सभी राज्यों में राज्यपाल तो होंगे, लेकिन सभी राज्यों में अलग अलग होंगे, यह जरूरी नहीं है। दो या अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। यह 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह परिवर्तन किया गया। यहां अनुच्छेद 153 जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें राज्यपाल पद का उल्लेख मिलता है कि सभी राज्यों में राज्यपाल होंगे। हम बात करते हैं राज्यपाल पद की योग्यता की। योग्यता या हम कह सकते हैं क्वालिफिकेशन। यहां पर एक अनुच्छेद आता है 157 आर्टिकल 157। इसमें लिखा है राज्यपाल पद की योग्यता है, और योग्यता में नंबर 1 लिखा है कि वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। नागरिकता जन्मजात हो सकती है या बाद में ली गई नागरिकता भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो जन्मजाति नागरिक हो। दूसरे देश से आकर स्थायी निवास करके वो नागरिकता के लिए जो अप्लाई करता है वो व्यक्ति भी राज्यपाल बन सकता है। दूसरी बात इसमें लिखी है कि उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो चुकी हो? 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु का उल्लेख यहां पर नहीं है। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख मिलता है। अधिकतम आयु उसकी कितनी भी हो सकती है। उसके बाद में यहां पर ये योग्यता जो है राज्यपाल के लिए होती है। यहां योग्यता के साथ साथ पद की शर्तें लिखी हुई है। पद की शर्तें, इन शर्तों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 158 में आर्टिकल 158, यानी कि कंडीशन में पहली कंडीशन जो है वो इसमें लिखी है कि किसी लाभ के पद पर नहीं हो। उसके पास किसी भी प्रकार का लाभ का पद नहीं होना चाहिए। बेनिफिट जहां से मिले ऐसा कोई सरकारी पद नहीं होना चाहिए, चाहे भारत सरकार का हो, राज्य सरकार का हो। अपने पद को छोड़कर दूसरा कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। दूसरा इसमें लिखा है कि वो किसी विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानमंडल या संसद का सदस्य वो नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन इसमें लिखी है कि उसके वेतन भत्ते, उसकी सुविधाएं और उसकी शक्तियां ये कौन तय करेगा? ये तय करेगी पार्लियामेंट या संसद। तो राज्यपाल को सुविधाएं जो मिलती है राज्य में, जो राज्यपाल को शक्तियां निर्धारित की जाती है, राज्यपाल को जो वेतन मिलता है, ये सब संसद के द्वारा तय किए जाते हैं, कानून बनाकर, विधि बनाकर। तो राज्यपाल का वेतन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये वेतन एग्जाम में पूछा जा सकता है। राज्यपाल का वर्तमान वेतन कितना है? 3,50,000 रुपए प्रति माह। प्रति माह यानी कि 3.5 लाख रुपए एक महीने का राज्यपाल को वेतन मिलता है। अब देखिए यहां पर अनुच्छेद 158 पद की शर्तें, अनुच्छेद 157 पद की योग्यताएं। शर्तें और योग्यताओं के बाद में आगे हम बढ़ते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। इस प्रकार के योग्यताधारी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा एज ए गवर्नर।
तो आप ध्यान से देखना, राज्यपाल की नियुक्ति का एक हम डायग्राम बनाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। कई बार क्वेश्चन आपने देखा होगा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राज्यपाल होता है नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत, चयनित। और लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया भी था पूरा डिटेल में, और जिन्होंने नहीं सुना है वो डिटेल में जाकर इन चारों शब्दों के अर्थ समझ लें कि नियुक्ति का मतलब क्या होता है, निर्वाचित का मतलब क्या होता है, और मनोनीत का अर्थ और चयनित का अलग अलग अर्थ होते हैं। सरकारी पद को प्राप्त करने के 4 तरीके हैं, या तो आप नियुक्त हो जाओ, या निर्वाचित हो जाओ, या मनोनीत हो जाओ, या चयनित हो जाओ। तो यहां पर उसको दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पिछली वीडियो में उसको मैं डिटेल में बता चुका हूं। यहां पर राज्यपाल नियुक्त होता है, नियुक्ति के लिए सहमति होती है। नियुक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कौन से में है? यहां पर अनुच्छेद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 155। आर्टिकल 155 या अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में लिखा है। इसमें लिखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। अब जब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है राज्यपाल की, तो यहां पर आती है 2 परंपराएं। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में 2 यहां परंपराएं हैं। 2 परंपराओं में पहली परंपरा है कि मूल निवासी, कि नियुक्त होने वाला जो व्यक्ति है उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। दूसरी परंपरा यहां पर है कि राज्य के सीएम से परामर्श किया जाए। राष्ट्रपति राज्यपाल की जब नियुक्ति करता है तो राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श किया जाए, और मूल निवासी वो राज्य का नहीं होना चाहिए। यानी कि नियुक्त होने वाला जो राज्यपाल है वो किसी दूसरे राज्य का होना जरूरी है, अपने राज्य का नहीं होना चाहिए, ताकि वो निष्पक्ष रूप से काम करें। और नियुक्ति से पहले राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श ली जाए। ध्यान से सुनना, ये केवल परंपराएं हैं और परंपराएं राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। संविधान में इन परंपराओं का उल्लेख नहीं है और इन परंपराओं को तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब मूल निवासी को भी जरूरत पड़ने पर राज्यपाल बनाया जा सकता है। और इसका मतलब यह भी है कि मुख्यमंत्री अगर परामर्श नहीं दे या मना करे तो बिना मुख्यमंत्री के परामर्श भी राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। तो परंपराएं इस प्रकार से बाध्यकारी नहीं होती, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आपने सुना होगा गुजरात के जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। केंद्र सरकार ने 4 नाम भेजे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में। उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और 4 नाम भेजे और उसमें लिखा कि आप एक को पसंद कर लीजिए, 4 में से एक की नियुक्ति होनी आपके राज्य में राज्यपाल की। तो नरेंद्र मोदी गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री थे और उन्होंने लिखकर भेज दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, मुझे एक भी पसंद नहीं है, चारों के चारों जो है आपके मुझे एजेंट लग रहे हैं और ये यहाँ पर आकर हस्तक्षेप करेंगे हमारे कार्यों में। तो ये इस प्रकार की समस्याएं तब आती है जब विपक्ष की पार्टी की सरकार हो राज्य में, और इन परिस्थितियों में केंद्र राज्य में राज्यपाल के माध्यम से हस्तक्षेप भी करवाता है। और उसके बाद में गुजरात में कमला बेनीवाल को राज्यपाल नियुक्त कर दिया था, और फिर कमला बेनीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच में बहुत बड़े तनाव उत्पन्न हो गए थे। उनके कई विधेयकों पर वीटो पावर का इस्तेमाल किया, राष्ट्रपति से रिमार्क लिखकर उनको रिजेक्ट भी करवाया था। ये बड़े तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उस परिस्थिति में जब पार्टी अलग अलग होती है राज्यों में और केंद्र में। तो यहां पर राज्यों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा हो। इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर केंद्र के पास में ज्यादा शक्तियां हैं और राज्यों के पास में शक्तियां कम है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के बाद अब हम बात करेंगे यहां पर राज्यपाल का कार्यकाल, टर्म या टेन्योर। अनुच्छेद आता है 156 में लिखा है, अनुच्छेद 156 में कि कार्यकाल 5 वर्ष होगा।
राज्यपाल कितने वर्ष के लिए बनेगा? 5 वर्ष के लिए। और 5 वर्ष ये जो कार्यकाल है, क्या ये घट सकता है? क्या कार्यकाल बढ़ सकता है? यानी कि क्या राज्यपाल 5 वर्ष से पहले हट सकता है या 5 वर्ष के बाद भी वो राज्यपाल पद पर रह सकता है? तो इसको समझने की आप कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आएंगे। 5 वर्ष वाला तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो घटने के लिए देखो, सबसे पहले यहां पर आता है कि अगर वो पद से त्याग पत्र दे दे, रिजाइन कर दे, तो कार्यकाल घट जाता है। और त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। राज्यपाल त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो कार्यकाल घट जाएगा। या राज्यपाल को पद से हटा दिया गया हो, और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। यहां ध्यान से सुने, राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान में न होने के कारण नियुक्त करने वाला व्यक्ति राज्यपाल को हटा सकता है। हटाने की प्रक्रिया संविधान में न होने के कारण राष्ट्रपति से हटा सकता है। और या उसका पद पर क्या हो जाए? निधन। राज्यपाल का अगर निधन हो जाए तब भी उसका कार्यकाल घट सकता है। निधन, मृत्यु या हत्या, वध, इनमें आप अंतर कर सकते हो। निधन और मृत्यु में अंतर यह है कि आम लोगों के लिए तो मृत्यु शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और बड़े लोगों के लिए, बड़े पदों वाले लोगों के लिए, प्रतिष्ठित लोगों के लिए निधन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक रिस्पेक्टेड शब्द है निधन। हत्या और वध में, दोनों में ही दूसरे के द्वारा जान ली जाती है। हत्या भी कोई दूसरा करता है और वध भी कोई दूसरा करता है, लेकिन पापियों की जान लेना वध कहलाता है। राम ने रावण का वध किया था, हत्या नहीं थी, वो वध था, क्योंकि रावण पापी था। इस प्रकार से निधन और हत्या में और मृत्यु में अंतर है। अब देखो, निधन जो है कभी भी हो सकता है। राजस्थान में अगर हम बात करें तो दरबारा सिंह, ये दरबारा सिंह सबसे पहले 1998 में पद पर निधन हुआ था। उसके बाद में निर्मल चंद्र जैन 2003 में इनका पद पर निधन हो गया था। उसके बाद में शैलेंद्र कुमार सिंह 2009 में इनका पद पर निधन हो गया था। उसके बाद में प्रभा राव 2010 में इनका निधन हो गया था। तो क्वेश्चन यहां पर बनता है कि राजस्थान में कितने राज्यपालों का निधन पद पर हुआ है? तो वो राज्यपाल है 4। दरबारा सिंह का सबसे छोटा कार्यकाल भी रहा है राजस्थान में, 24 दिनों तक ये पद पर रहे हैं। निर्मल चंद्र जैन का निधन हुआ 2003 में, और शैलेंद्र कुमार सिंह का निधन हुआ 2009 में, और प्रभा राव का निधन हुआ 2010 में। ये 4 राज्यपाल ऐसे हैं जिनका पद पर निधन हुआ है। कार्यकाल बढ़ सकता है राज्यपाल का अगर राज्यपाल को पुनः नियुक्त कर दिया जाए। अगर राज्यपाल को राष्ट्रपति पुनः दोबारा नियुक्त कर दे तो भी उसका कार्यकाल बढ़ सकता है। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि राज्यपाल कितने समय तक पद पर रह सकता है? तो 5 वर्ष तो उसका वैसे कार्यकाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति उसे दोबारा नियुक्त भी कर सकता है अगर चाहे तो। कितनी भी बार उसको नियुक्त कर सकता है, यहां पर संविधान मौन है। तो ये चीज आपको समझनी है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है और अनुच्छेद 156 वाला जो प्रावधान है और घटना बढ़ना किस प्रकार से होता है, तो कार्यकाल को लेकर इतनी जानकारी आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल यहां पर पूरा हो गया। कार्यकाल के बाद में हम बात करेंगे राज्यपाल की शपथ। शपथ कह सकते हैं हम, प्रतिज्ञान कह सकते हैं। शपथ या प्रतिज्ञान, ऑथ कह सकते हैं हम, एफर्मेशन कह सकते हैं। ऑथ या एफर्मेशन संविधान के अनुच्छेद 159 आर्टिकल 159 में इसका उल्लेख किया गया।
9 में इसका उल्लेख किया गया। 159 में इसके बारे में लिखा हुआ है कि राज्यपाल शपथ लेगा संविधान की। यह है संविधान। राष्ट्रपति की शपथ के बारे में आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति की शपथ में राष्ट्रपति 3 शब्दों का इस्तेमाल करता है। ठीक इसी प्रकार से राज्यपाल भी 3 प्रकार के शपथ शब्दों का इस्तेमाल करते रहने दो। देखिए, पहला जो शब्द है यहां पर, संविधान का संरक्षण करूंगा। संरक्षण का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, सामान्यतः प्रोटेक्ट करना। और संविधान का मैं परिरक्षण करूंगा। परिरक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिजर्व। और मैं संविधान का प्रतिरक्षण करूंगा। प्रतिरक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंड। तो संविधान का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण, ये 3 शब्द आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। राज्यपाल अपनी शपथ में 3 शब्दों का इस्तेमाल करता है, संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण। इसका मतलब देखो सरल शब्दों में, संरक्षण का मतलब हो गया कि मैं सरकार को संविधान के अनुरूप संचालित करूंगा, वो संरक्षण हो गया। परि का मतलब होता है चारों तरफ से, चारों ओर से, मैं संविधान की चारों ओर से रक्षा करूंगा राज्य में। और प्रतिरक्षण, खतरे से बचाना, डिफेंड करना, या खतरा उत्पन्न होने पर मैं इसको बचाऊंगा। तो ये 3 शब्द जो है आपको याद होने चाहिए। राज्यपाल 3 कौन से शब्दों का इस्तेमाल करता है और उनका अर्थ क्या है। राज्यपाल को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। अगर वो नहीं है चीफ जस्टिस, तो उसकी अनुपस्थिति में कोई सीनियर मोस्ट जो जज है वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। तो इस प्रकार से ये राज्यपाल की शपथ है। यहां पर शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ भगवान की ली जाती है, जो आस्तिक होते हैं वो शपथ लेते हैं, और प्रतिज्ञान नास्तिक के द्वारा किया जाता है, जो भगवान या ईश्वर को नहीं मानते हैं वो प्रतिज्ञान करते हैं। सिंपल, एकदम बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टेड है राज्यपाल। आप इनको, जब ये राज्यपाल वगैरह नियुक्त होते हैं किसी राज्य में, तो आप इनको ध्यान से देखा करें। टीवी में भी आते हैं ये, यूट्यूब में भी आप इनको सर्च कर सकते हो। कोई राज्यपाल नियुक्त होता है, शपथ लेता है, तो शपथ को आप ध्यान से सुनना, शब्दों को ध्यान से सुने, शपथ में किन किन शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो ये सारी चीजें राज्यपाल के बारे में। तो यहां पर तो हो गया राज्यपाल की शपथ। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल के कार्य व शक्तियां, पावर्स एंड फंक्शन। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, यानी कि राज्यपाल के कार्य व शक्तियां। कार्य व शक्तियों में सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका, या हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। कार्यपालिका से संबंधित राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्ति है? एग्जीक्यूटिव पावर। यहां पर देखो, कार्यपालिका का मतलब है कि सरकार को संचालित करने वाले लोगों की जो टीम होती है, उनके संदर्भ में राज्यपाल किन किन शक्तियों का इस्तेमाल करता है, तो उसके बारे में आप ध्यान से देखें। कार्यपालिका शक्ति को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले किसी भी चीज को जब आप समझते हैं तो शब्द को समझना बहुत ही जरूरी है। या एग्जीक्यूटिव जो है एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट का मतलब लागू करता है। सरकार क्या करती है? सरकार के लोग, कर्मचारी वगैरह, अधिकारी सब क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, कानून को लागू करने का काम करते हैं, इसलिए तो इसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। या कार्यपालिका काम करते हुए नजर आते हैं। ये आप घर से बाहर देखो, पुलिस वाला कहीं नजर आए, आजकल नजर आ जाते हैं, हर सड़क के ऊपर पुलिस वाले नजर आ जाते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तो वो कानून को एग्जीक्यूट ही तो कर रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, एक डॉक्टर मरीज को चेक कर रहा है, वो कार्यपालिका है। सरकारी स्कूल में जाओ, एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, वो कार्यपालिका का है, एग्जीक्यूट कर रहा है। एक जिला कलेक्टर जिले में प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करता है, कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूट कर रहा है।
तो इसलिए इनको हम एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका कहते हैं। राज्यपाल के पास इससे संदर्भ में बड़े लेवल पर जो शक्तियां हैं उसकी हम बात करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे अनुच्छेद 154 की। आर्टिकल 154 में लिखा है कि राज्य सरकार की सभी कार्यपालिका शक्तियां किसके अंदर होगी? राज्यपाल में होगी। देखो, राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस व्यक्ति में होगी? वो राज्यपाल में होगी। तो यहां पर यह अनुच्छेद 154 राज्यपाल को कार्यपालिका शक्तियां देता है और इसी से हमें पता लगता है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का मुखिया है, कार्यपालिका का प्रमुख है। यहां पर अनुच्छेद आता है 163 और 163 में लिखा है कि राज्यपाल अपनी विवेक शक्ति को छोड़कर बाकी सभी कार्यों को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्री परिषद के परामर्श से करेगा। राज्य में एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया होगा मुख्यमंत्री या सीएम, और वो राज्यपाल को परामर्श देगा और इसी परामर्श से राज्यपाल अपने कार्य करेगा। देखो दोबारा सुनो, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल अपनी विवेक शक्ति, डिस्क्रेशनरी पावर, विवेक शक्ति को छोड़कर सभी कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। यहां पर राज्यपाल नाम मात्र प्रतीत होता है कि वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास और नाम मात्र शक्तियां हो जाती है राज्यपाल के पास में। लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल खुद डिसीजन लेता है, तो विवेक शक्तियां हैं वो राज्यपाल की। उसके बाद में आगे देखो, अनुच्छेद 164 अनुच्छेद 164 में लिखा है कि राज्यपाल कुछ पदों पर नियुक्तियां करता है। नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट, या नियुक्तियां किसकी करेगा? देखो, सबसे पहले तो यहां पर आता है राज्य का मुख्यमंत्री, सीएम। उसके बाद में अन्य मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल किस प्रकार से नियुक्ति करते हैं? देखो ध्यान से समझना इसको। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, यानी कि अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सिंपल एकदम। पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यानी कि राज्यपाल जब मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ध्यान से सुनना, मंत्रियों की जब नियुक्ति करता है तो मुख्यमंत्री का परामर्श लेना बहुत ही जरूरी है, यानी कि मुख्यमंत्री को पूछना जरूरी है। यहां पर राज्यपाल के ऊपर मुख्यमंत्री का परामर्श बाध्यकारी है, कंपल्सन है। चलिए, तो ये तो होगी अनुच्छेद 164 के तहत नियुक्तियां, और उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 165 की। अनुच्छेद 165 में लिखा है राज्य का महाधिवक्ता। महाधिवक्ता यह हम कह सकते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल केंद्र में जिस प्रकार से महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, इसी प्रकार से राज्यों में एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता होता है। राज्य का महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है और न्यायपालिका में सरकार का पक्ष रखता है। न्यायपालिका में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखता है, यानी कि सरकार के मुकदमे लड़ता है। जब कोई सरकार के ऊपर केस करता है तो सरकार का जो वकील है वो उन केस को हैंडल करता है, और इसलिए कहते हैं कि महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी होता है। महाधिवक्ता को आपने देखा होगा, ये राज्य की विधानमंडल की बैठकों में भी भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता।
महाधिवक्ता को राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए कार्यों को करना होता है जो सरकार के कानूनी कार्यों से संबंधित होते हैं। महाधिवक्ता राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता है महेंद्र सिंह सिंघवी। राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? ध्यान से सुनना, महेंद्र सिंह सिंघवी। ये राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता है महेंद्र सिंह सिंघवी। केंद्र में महान्यायवादी है के वेणुगोपाल और राजस्थान में महाधिवक्ता है महेंद्र सिंह सिंघवी और ये राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी होता है। उसके बाद में देखो यहां पर आता है अनुच्छेद 166 और 166 कहता है कि राज्य सरकार के सभी कार्य किसके नाम से संचालित किए जाएंगे? राज्यपाल के। राज्य सरकार जो भी काम करेगी उसके ऊपर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने जरूरी है। तो अनुच्छेद 166 कहता है कि राज्यपाल के नाम से सभी कार्य संचालित होंगे। तो सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। तो यहां से हमें यह पता लगता है कि राज्य में मुख्यमंत्री से ज्यादा बड़ा राज्यपाल या गवर्नर होता है। घर में दादाजी होते हैं, दादाजी, घर में जितने भी कार्य दादाजी के नाम से संचालित होते हैं, इसी प्रकार से राज्यपाल जो है वो राज्य के दादाजी है और दादाजी घर में बड़े होते हैं और उनको पूछकर कोई कार्य किया जाता है। तो इसलिए इनके नाम से सभी कार्य संचालित होते हैं। उसके बाद में देखो यहां पर अनुच्छेद आता है 167 167। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि मंत्रिपरिषद के सभी प्रशासनिक कार्यों की सूचना प्राप्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद के सभी प्रशासनिक कार्यों की सूचना प्राप्त कर सकता है राज्यपाल, लेकिन यह सूचना देगा कौन? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। अब देखिए इस अनुच्छेद को आप ऐसे समझिए कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सभी कार्यों की सूचना लेता है और मुख्यमंत्री का कार्य है कि राज्यपाल को वो ये सूचनाएं उपलब्ध करवाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल उस राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री इन दोनों के बीच में मुख्य कड़ी होता है। न्यायपालिका और सरकार के बीच में कड़ी का काम करता है महाधिवक्ता और राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करता है मुख्यमंत्री। केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच में कड़ी का काम करता है महान्यायवादी और राष्ट्रपति और केंद्र की मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करता है प्रधानमंत्री। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति में कुछ अन्य नियुक्तियां राज्यपाल करता है। अन्य नियुक्तियों में हम बात करें तो राज्यपाल राज्य का चांसलर होता है, चांसलर, और वो वाइस चांसलर की नियुक्तियां करता है। देखो ये वाइस चांसलर जो होता है उसे कहते हैं कुलपति, हिंदी में कुलपति, और चांसलर जो होता है उसे हिंदी में कहते हैं कुलाधिपति। क्या कहते हैं? कुलाधिपति। अब आप इसको समझना, राज्यपाल राज्य में राज्य का चांसलर होता है, यानी कि राज्य की सभी विश्वविद्यालयों का मुख्य जो होता है, प्रत्येक यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है उसे कहते हैं चांसलर या कुलाधिपति, और प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलपति की वो नियुक्ति करता है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है वो कुलपति कहलाता है, वाइस चांसलर। और अगर आपको पूछें कि राज्य में कुलाधिपति कौन होता है तो वो राज्यपाल होता है। ये RS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल राज्य में कुलाधिपति होता है कौन से विश्वविद्यालयों का? सरकारी विश्वविद्यालयों का,
सरकारी बोलो राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों का, या केंद्र राज्य सरकार और प्राइवेट विश्वविद्यालयों का, या सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों का। तो ये 4 ऑप्शन थे उसमें, तो इसका सही आंसर है राज्य सरकार के सरकारी विश्वविद्यालयों का। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता है, वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है कोई। और राज्य में जितने भी राज्य की यूनिवर्सिटी है, राजस्थान गवर्नमेंट की जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी है, उसका मुखिया जो है राज्यपाल होगा। राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। राजस्थान सरकार की जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उनका कुलाधिपति भी है कलराज मिश्र। इस प्रकार से कुलपतियों की नियुक्तियां भी वह करता है। आगे हम बात करते हैं कि आयोग जितने भी होते हैं उन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल नियुक्त करता है। आयोग जैसे राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य का लोक आयुक्त, इस प्रकार के जितने आयोग या कमीशन होते हैं उन सब की नियुक्तियां राज्यपाल करता है। यहां एक अंतर मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल किन की नियुक्ति नहीं करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य का पद है जिस पर नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, जिस पर नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। तो यहां पर मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है मुख्य सचिव की और राज्य के संसदीय सचिवों की। मुख्य सचिव वरिष्ठतम आईएएस ऑफिसर होता है और संसदीय सचिव राज्य के विधायक होते हैं जिनको मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है। ये 2 नियुक्तियां जो है मुख्यमंत्री करता है, बाकी नियुक्तियां राज्यपाल करता है। इस प्रकार से आपको नियुक्तियों को लेकर कंफ्यूज नहीं हो। तो ये थी राज्यपाल की पूरी कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति को इस प्रकार से आप डायग्राम से समझेंगे तो बहुत ही आसान आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं राज्यपाल की विधायी शक्ति की ओर। देखो एक बार और समझ लो आप कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 154 में लिखा है कि राज्यपाल के अंदर राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्ति होती है। रिवीजन करो आप, दोबारा देखो ध्यान से। आर्टिकल 154 कहता है कि राज्यपाल के अंदर सभी कार्यपालिका शक्तियां होगी। अनुच्छेद 163 में लिखा है कि राज्यपाल अपनी विवेक शक्ति को छोड़कर बाकी सभी कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद के परामर्श से करेगा। अनुच्छेद 164 में लिखा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह मुख्यमंत्री के परामर्श की बात करेगा। अनुच्छेद 165 में लिखा है कि राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। महाधिवक्ता का कार्यकाल भी अनिश्चित होता है, उसको राज्यपाल कभी भी हटा सकता है मुख्यमंत्री के परामर्श से। और महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ये विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। और महाधिवक्ता जो होता है न्यायपालिका और सरकार के बीच में कड़ी का काम करता है, मिलाने का काम करता है। और राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता है महेंद्र सिंह सिंघवी। उसके बाद में अनुच्छेद 166 हमने पढ़ा था कि राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। 167 हमने पढ़ा था कि राज्यपाल मंत्री परिषद के सभी प्रशासनिक कार्यों की सूचना प्राप्त कर सकता है और यह सूचना मुख्यमंत्री देता है। मुख्यमंत्री वाले में भी हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का मुख्य कर्तव्य है कि राज्यपाल को मंत्री परिषद की सभी प्रशासनिक सूचनाएं उपलब्ध करवाए। उसके बाद में अन्य प्रकार की नियुक्तियां जो है, राज्यपाल राज्य का कुलाधिपति होता है। सभी राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों का मुखिया कुलाधिपति या चांसलर कहलाता है और प्रत्येक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के कुलपति की वो नियुक्ति करता है। इस प्रकार से आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य आयोग राज्य सरकार के होने चाहिए, केंद्र वाले नहीं। केंद्र वालों में राष्ट्रपति करता है, राज्य वाले में राज्यपाल करता है। जैसे राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य जो है ये राज्य का जो लोक आयुक्त वगैरह है। इस प्रकार के आयोगों की नियुक्तियां, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां राज्यपाल करता है। ये तो होगी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में इससे बाहर ना तो कोई क्वेश्चन बनेगा और ना आज तक बना है, तो आप इस प्रकार से इनको अच्छे से तैयार कर लें। हम हर चीज को डिटेल में पढ़ रहे हैं, आप चीजों को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें, थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करें। आप एक बार में सारी चीजों को तैयार कर लोगे, नहीं तो आपको लगेगा कि यार मैंने तो राज्यपाल पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ।
पढ़ने से कोई अर्थ नहीं है। काम या तो करें ही मत, करें तो उसको इतना अच्छे से करें कि किसी प्रकार की कोई गुंजाइश छूटे ही नहीं। इतनी तमन्ना से काम करें, इतना मन लगाकर काम करें कि सारी चीजें आप वहां से निकालें, सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लें। इसलिए हर चीज को डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। कई स्टूडेंट को ऐसा भी लग रहा है कि बाप रे बाप, राज्यपाल इतना बड़ा, हमने तो राज्यपाल 1-2 पन्ने में पढ़ा था, ये तो राज्यपाल बहुत बड़ा है। आजकल एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो रहा है और मैंने पहले ही बताया था, कोरोना वायरस ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। व्यक्ति की सोच को भी बदल दिया है कोरोना वायरस ने। गवर्नमेंट जॉब के प्रति लोगों का उत्साह इतना बढ़ेगा अभी, और कंपटीशन बड़ा हो जाएगा, और कंपटीशन बड़ा होगा तो पेपर टफ बनेगा, और टफ पेपर बनेगा तो हमें डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप चीज़ों को विस्तार से पढ़ें, आपको चीज़ें याद भी अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चन भी सारे सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं राज्यपाल की विधायी शक्ति। विधायी शक्ति हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव पावर। यहां पर विधायी का मतलब है विधि बनाने वाली मशीनरी। विधि बनाने वाली जो मशीनरी है उसका नाम क्या है? विधानमंडल। विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर इसको हम कहते हैं। यहां अनुच्छेद 168 में लिखा हुआ है कि विधानमंडल का गठन विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल 3 अंगों से मिलकर होगा। अनुच्छेद 168 कहता है कि विधानमंडल का गठन विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल 3 अंगों से मिलकर होगा, और इस विधानमंडल का राज्यपाल जो है अभिन्न अंग होता है। इसलिए कहते हैं कि राज्यपाल के पास में इससे संबंधित जितने भी कार्य करने की शक्तियां होती है वो सारी की सारी विधायी शक्तियां कहलाती हैं। इस विधानमंडल को आप विधायिका भी कह सकते हो, विधायिका या स्टेट लेजिस्लेचर। और विधायिका से संबंधित राज्यपाल जो भी काम करता है उन सभी कामों को हम कहते हैं विधायी शक्ति। सिंपल एकदम। तो ये तो था कि विधायी शक्ति हम क्यों कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि विधायी शक्ति के अंतर्गत क्या क्या शामिल होंगे। यहां पर हम बात करेंगे विधायी शक्ति में सबसे पहले सत्र की। सत्र या हम कह सकते हैं अधिवेशन। अधिवेशन को इंग्लिश में बोलते हैं सेशन, और सेशन को आहूत किया जाता है। आहूत का मतलब होता है बुलाना, और सत्रावसान किया जाता है। सत्रावसान का मतलब होता है समाप्त करना। आहूत, बुलाना, सत्रावसान, समाप्त करना। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 174 में मिलता है। देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल है। विधानमंडल के सत्र जब स्टार्ट करते हैं तो सदस्यों को बुलाते हैं, और वो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक चलते हैं, कार्रवाई होती है। उसे हम सत्र कहते हैं, या अधिवेशन या सेशन इसको हम कह सकते हैं, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 174 में, 174 में। जिस प्रकार से केंद्र सरकार की सत्र राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 85 के अनुसार, उसी प्रकार से राज्य सरकार के जो सत्र होते हैं अधिवेशन, वो राज्यपाल बुलाता है अनुच्छेद 174 के अनुसार। बुलाने को कहते हैं आहूत करना, और समाप्त करने को कहते हैं सत्रावसान करना। सत्र समाप्त हो जाता है तो सत्रावसान, बुलाना आहूत। अब इसमें आता है कि सत्र कितने प्रकार के होते हैं। सत्र यहां पर 3 प्रकार के होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में बजट सत्र आता है और मई तक चलता है। जुलाई से मानसून सत्र स्टार्ट होता है और सितंबर तक चलता है। और शीतकालीन सत्र सर्दियों में आता है, नवंबर से दिसंबर। तो इस प्रकार के 3 सत्र जो है यहाँ पर आते हैं। तो पहला सत्र कौन सा है? मानसून बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र या विंटर सेशन। सत्र बुलाने के साथ साथ राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। अब क्वेश्चन यहां पर आता है कि भंग कौन सा सदन होता है राज्य में?
वो भंग होता है विधानसभा। डिटेल इसकी हम विधानसभा पढ़ेंगे उस समय भी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि भंग होने का मतलब होता है जीवन समाप्त कर देना, उसके बाद में दोबारा ही चुनाव होते हैं, उसे कहते हैं भंग या प्रोरोगेशन। भंग या डिजोल्यूशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजोल्यूशन, या भंग कर देना, समाप्त कर देना। राजस्थान में अब तक 2 बार विधानसभा भंग हुई है। एक 6ठी विधानसभा भंग हुई 1980 में, भैरव सिंह शेखावत उस समय मुख्यमंत्री थे, और एक 9वीं विधानसभा भंग हुई 1992 में, उस समय भी भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। तो 2 बार मध्यावधि चुनाव हुए। जब विधानसभा भंग होती है तो मध्यावधि यानी कि मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, बीच में चुनाव होते हैं। तो राजस्थान में अब तक 2 बार मध्यावधि चुनाव हुए हैं, एक 6ठी विधानसभा भंग होने पर, एक 9वीं विधानसभा भंग होने पर। इस प्रकार से ये चुनाव हुए। आगे बढ़ते हैं। देखो विधायी शक्ति में ये तो हो गए सत्र, और सत्र के बाद में हम बात करते हैं कि मनोनीत सदस्य। राज्यपाल राज्य में कितने मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है? तो यहां पर मनोनीत जो है, एक तो विधानसभा में करता है वो, और एक विधान परिषद में करता है। विधान परिषद सभी राज्यों में तो नहीं है, लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में है। अगर आपके राज्य में विधान परिषद है तो उसके कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करेगा, और वो सदस्य कलाकार, वैज्ञानिक, साहित्यकार और समाज की सेवा करने वाले या सहकारिता आंदोलन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होंगे, जिनको राज्यपाल मनोनीत करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171। अनुच्छेद 171 में लिखा है कि अगर राज्य में विधान परिषद हो तो राज्यपाल उसके टोटल सदस्यों का 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकता है। और उसके बाद में विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय अगर आपके राज्य में है तो राज्यपाल उसका एक सदस्य मनोनीत कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 333। अनुच्छेद 333 में लिखा है कि आपके राज्य में अगर आंग्ल भारतीय है, आंग्ल भारतीय क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, जिसके माता या पिता में से एक यूरोपियन कंट्री का कोई हो तो उसे कहते हैं आंग्ल भारतीय। भारत के वो नागरिक जिनके माता या पिता में से एक यूरोप के किसी देश का होता है, उसे आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग कहते हैं। अगर आपके राज्य में है तो एक व्यक्ति को विधानसभा में राज्यपाल मनोनीत कर सकता है अनुच्छेद 333 के अनुसार। तो ये राज्यपाल की मनोनीत करने की जो शक्ति है, ये विधायी शक्ति का ही पार्ट है। तो राज्यपाल मनोनीत करता है अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद में 1/6 सदस्य, और 333 के अनुसार विधानसभा में एक सदस्य आंग्ल भारतीय। राजस्थान में ना तो विधान परिषद है और ना आंग्ल भारतीय है, तो राजस्थान में दोनों ही लागू नहीं होते हैं, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख मिलता है, तो हमें पता होना जरूरी है। उसके बाद में हम बात करते हैं अध्यादेश शक्ति। अध्यादेश शक्ति या हम कह सकते हैं ऑर्डिनेंस पावर। राज्यपाल के पास में अध्यादेश शक्ति होती है, और इस अध्यादेश शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 213 में मिलता है। अध्यादेश एक ऐसा आदेश जो अस्थायी है, जिसे हम कानून कह सकते हैं, या अस्थायी कानून या टेम्परेरी कानून कह सकते हैं। देखो आप ध्यान से सुनना, इसको समझने की आप कोशिश करो। राज्य में कानून का जब निर्माण होता है वो विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। कानून निर्माण कौन करता है राज्य में? विधानमंडल। और इस विधानमंडल के सत्र अगर नहीं चल रहे होते हैं तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। जैसे विधानमंडल में
विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, 3 अंगों से मिलकर विधानमंडल का गठन होता है। और विधेयक का नाम आपने सुना होगा, विधेयक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिल। ये जो विधेयक है ये विधानसभा में पारित होगा, विधान परिषद में पारित होगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल हस्ताक्षर करते ही वो बन जाएगा अधिनियम। तो विधेयक और अधिनियम में आप अंतर कर सकते हो। अधिनियम को इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्ट और विधेयक को बोलते हैं बिल। विधेयक किसी कानून का कच्चा फॉर्मेट होता है और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद वो अधिनियम बन जाता है। और विधेयक जब पारित हो जाएगा दोनों सदनों में तब वो अधिनियम का रूप धारण करता है, और अगर पारित नहीं हो तो वो विधेयक ही कहलाता है। राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर करता है। इस प्रकार से विधानमंडल में कानूनों का निर्माण होता है। हम यहाँ पर अध्यादेश पढ़ रहे हैं और अध्यादेश आपको तब समझ में आएगा जब आपको इतना पता हो कि कानून किस प्रकार से बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम विधेयक क्यों रख रहे हैं, यहाँ सदस्य हैं इसलिए रख रहे हैं, सत्र चल रहा है। मान लो कि यहाँ विधानसभा खाली है, विधान परिषद खाली है, यहाँ पर कोई नहीं है, उस परिस्थिति में हमें कानून बनाना है तो इस विधेयक को सीधा हम कहाँ रखेंगे, राज्यपाल के पास। ध्यान से समझना इसको, विधेयक को हम राज्यपाल के पास रखेंगे। अगर दोनों सत्र नहीं है, दोनों खाली है, या एक सदन है एक सदन नहीं है, ऐसी परिस्थिति हम राज्यपाल के पास उस विधेयक को रखते हैं और राज्यपाल उसके ऊपर अनुच्छेद 213 के अनुसार हस्ताक्षर कर देता है और वो टेम्परेरी अधिनियम बन जाता है और उसे हम कहते हैं अध्यादेश। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि सत्र आने के बाद इसको 6 महीने के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन, 42 डेज के भीतर यहाँ दोनों सदनों में पास हो जाना चाहिए। पास नहीं हुआ तो विधेयक रिजेक्ट हो जाएगा। एक अध्यादेश जो होता है उसकी अधिकतम मान्यता कितनी होती है, 6 महीना। 6 महीने तक वो अध्यादेश रह सकता है और 6 महीने के अंदर अंदर ये सत्र आ जाता है, क्योंकि 2 सत्रों के बीच अधिकतम गैप भी 6 महीने का होता है, इसलिए 6 महीने का वैलिडिटी अध्यादेश का होता है। अध्यादेश जब काम करता है तो एक पक्के कानून के रूप में ही काम करता है, और जब अध्यादेश निरस्त हो जाता है तो उसके द्वारा पहले जो काम हुए वो काम निरस्त नहीं होंगे, आगे से वो काम नहीं करेगा, लेकिन जो हो गया वो माना जाएगा, वो मान्य होगा। चलिए, तो ये था अध्यादेश। अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश जो है मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल जारी करता है। यह राज्यपाल अध्यादेश मानने के लिए बाध्य भी नहीं है, वो अपनी वीटो पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है राज्यपाल। विधायी शक्ति के अंतर्गत यहाँ पर राज्यपाल विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करता है, विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 200 के अनुसार, अनुच्छेद 201 भी इसमें, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201 ध्यान से देखना। विधानमंडल में पारित होने के बाद अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल उस विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा तब वो विधेयक अधिनियम बनेगा। लेकिन धन्य विधेयक को छोड़कर राज्यपाल अन्य प्रकार के जो विधेयक होते हैं उनको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए एक बार ही भेजेगा, दूसरी बार वो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। यह वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 कहता है कि राष्ट्रपति के विचार हेतु वो विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। यहाँ पर 201 में वीटो पावर हम कह सकते हैं, राज्यपाल की वीटो पावर है। राष्ट्रपति के विचार हेतु वो विधेयक को सुरक्षित रख सकता है और रिमार्क लिखकर उसको रिजेक्ट भी करवा सकता है। तो विधेयकों पर इस प्रकार से राज्यपाल अनुमति प्रदान करता है। ये तो होगी राज्यपाल की विधायी शक्ति। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति या हम कह सकते हैं फाइनेंशियल पावर। वित्तीय शक्ति या फाइनेंशियल पावर, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे
अनुच्छेद 202 की, और इसमें लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकी वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम सरल भाषा में बजट कहते हैं। बजट, ये जो बजट होता है अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल कहता है कि विधानमंडल में प्रतिवर्ष इसको रखा जाए, विधानमंडल में, और सरकार इसको लेकर आती है। अब ये जो बजट आता है, बजट के 60 दिनों के भीतर, 60 दिनों में एक धन विधेयक पारित करवाया जाता है। और ये धन विधेयक जो है कहां पर पारित होता है? विधानमंडल में। और विधानमंडल में कहां पर? विधानसभा में। विधानसभा में धन विधेयक पारित होता है, और धन विधेयक पारित होने के बाद सरकार को संचित निधि से धन निकालने की अनुमति मिल जाती है। अब ये संचित निधि क्या होती है? देखो, ये एक बोरा, रुपयों का बोरा इसको हम कह सकते हैं, और इसके यहाँ पर लगा हुआ है ताला, और इसकी चाबी किसके पास में? विधानसभा के पास। और इसे हम बोरे को कहते हैं संविधान की भाषा में संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 166 में किया गया है। संचित निधि जो है, संचित निधि, इसमें से धन निकाला जाता है धन विधेयक पास करवाकर। धन विधेयक विधानसभा में पास होता है, विधानसभा में पास होते ही जो है यहाँ से चाबी सरकार को मिल जाती है, और इसमें से धन निकालकर इसको खर्च किया जाता है। खर्च करने के बाद में उस धन की ऑडिट की जाती है, और ऑडिट या हम कह सकते हैं अंकेक्षण। ये अंकेक्षण जो है वो सीएजी द्वारा किया जाता है। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये एक रिपोर्ट तैयार करती है। इस रिपोर्ट को रखा जाता है राज्यपाल के समक्ष। राज्यपाल को ये रिपोर्ट सौंपता है सीएजी, और राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानसभा में एक लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी के समक्ष रखवाता है। ध्यान से सुना इस चक्कर को, ये चक्कर समझ में आ गया तो पूरी जो है वित्तीय व्यवस्था आपको समझ में आ जाएगी। बजट आता है, 60 दिनों के अंदर धन विधेयक विधानसभा में पारित करवाया जाता है। धन विधेयक पास होने पर सरकार को इस रुपयों वाले धन वाले बोरे की चाबी मिल जाती है, और फिर सरकार इसको खर्च करती है। फिर खर्च करने के बाद में 1 साल के अंदर उसकी ऑडिट होती है कि खर्च कहाँ पर किया, सही किया, गलत किया। ऑडिट सीएजी के द्वारा किया जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, और वो रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, क्योंकि धन बजट लाने के लिए राज्यपाल ने कहा था। तो राज्यपाल इसको विधानसभा में रखवाता है, क्योंकि अंतिम अनुमति विधानसभा ने दी थी। ये चाबी जो है विधानसभा ने दी थी इसको, संचित निधि से धन निकालने की परमिशन फाइनली यहाँ से मिली है। तो राज्यपाल लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसका अध्यक्ष हमेशा विपक्षी पार्टी का ही होता है, वो इसकी सूक्ष्मता से जांच करता है, और सरकार के घोटाले यहाँ पर उजागर होते हैं। इस प्रकार से सरकार को नियंत्रित किया जाता है। पैसा सरकार के पास होता है, सरकार खर्च करती है, लेकिन सरकार की जवाबदेहिता यहाँ पर तय होती है। यहाँ सवाल पूछे जाते हैं, अगर धन का मिसयूज हुआ है तो सरकार को यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। इस प्रकार से ये राज्य की वित्तीय शक्ति है। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल के पास में एक छोटा सा बैग और होता है रुपयों का। ये रुपयों का बैग है, इसमें यहाँ पर ताला लगा है, और इसकी चाबी जो है वो राज्यपाल के पास रहती है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 167 में है, जिसको कहते हैं आकस्मिक निधि। कौन सी निधि? आकस्मिक निधि। ये 67(1) भी कह सकते हो आप, 67(1), ये 166(1), ये 167(1). आकस्मिक निधि से जो पैसा है वो अचानक अगर कोई काम पड़ गया, जैसे बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, ऐसा कोई आपदा आ गई प्राकृतिक, तो आकस्मिक निधि से पैसा खर्च किया जाता है। यानी कि कुछ पैसा हम बचा कर रखते हैं। घर में दादाजी के पास होता है, जब इमरजेंसी होती है तो दादाजी उसमें से निकाल कर देता है, ये लो खर्च कर दो, लेकिन मुझे वापस ला देना। इसी प्रकार से राज्यपाल राज्य के दादाजी है, और वो राज्य सरकार को इस प्रकार के आकस्मिक कार्यों में धन उपलब्ध करवाता है। लेकिन ध्यान रहे, आकस्मिक निधि में जितना पैसा निकला है वापस इसको भरने के लिए
धन विधेयक पास करवाकर संचित निधि से पैसा यहाँ पर डाला जाता है। संचित निधि से पैसा आकस्मिक निधि में डाला जाता है। तो ये राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ थी। वित्तीय शक्तियों में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 202 के अनुसार बजट रखवाता है राज्यपाल विधानमंडल में। 60 दिनों के अंदर धन विधेयक पारित होता है। धन विधेयक पारित होते ही विधानसभा उसको चाबी दे देती है इस रुपयों वाले बोरे की, यानी कि संचित निधि की सरकार को। सरकार उसे खर्च करती है। खर्च का ऑडिट किया जाता है सीएजी द्वारा और ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है। राज्यपाल उसको विधानसभा में लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के समक्ष रखवाता है और वो उसकी सूक्ष्मता से जांच करती है और सरकार से सवाल पूछती है। घोटाले पकड़े जाने पर सरकार को जवाब देना पड़ता है। आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन होती है और 167(1) के अनुसार आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है और इसका पैसा जो है आकस्मिक कार्यों के दौरान जनहित में खर्च किया जाता है। ये थी राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति या जुडिशियल पावर। न्यायिक शक्ति कह सकते हैं हम, जुडिशियल पावर कह सकते हैं। यहां पर आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत एक तो आता है क्षमादान शक्ति, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 161 में मिलता है। आर्टिकल 161 में लिखा है कि राज्यपाल राज्य के जुड़े अपराधियों को क्षमादान कर सकता है। राज्य के जो अपराधी होते हैं उनको क्षमादान करता है, लेकिन इसके अपवाद है 2 अपवाद, यानी कि एक्सेप्शन। वहाँ राज्यपाल इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो है एक तो मृत्युदंड और दूसरा है सैन्य अदालत। सैन्य अदालत के जो अपराधी होते हैं उनको और मृत्युदंड वाले अपराधियों को इनको राष्ट्रपति माफ कर सकता है। राज्यपाल के पास में इनकी शक्ति नहीं है। तो बाकी राज्य के जो दूसरे अपराधी है उनको राज्यपाल क्षमा दान कर सकता है, सज़ा को रोक सकता है, पूर्णतः माफ कर सकता है, सज़ा का निलंबन कर सकता है, सज़ा में कमी कर सकता है, सज़ा की प्रकृति बदल सकता है। ये सारी शक्तियाँ राज्यपाल को अनुच्छेद 161 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो है वो कौन से अनुच्छेद में आप बता सकते हैं? 72 में। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। उसके बाद में यहां पर हम बात करेंगे अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश या जिला जज की नियुक्ति। जिला जज की नियुक्ति, जिले में जितने भी जज होते हैं वो सब राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही नियुक्त करता है। प्रत्येक जिले के जिले जज की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। अनुच्छेद 233 यहां पर आता है अनुच्छेद 217 और 217 में लिखा है हाईकोर्ट की जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति की परामर्श करता है। वो नियुक्ति नहीं करता है, नियुक्ति की परामर्श करता है। परामर्श किसको देता है राज्यपाल? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्तियां करता है, तो उसमें राज्यपाल की परामर्श भी लेता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर भी ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है कि राज्यपाल इनको राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अनुच्छेद आता है 192 इसमें लिखा है कि भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के परामर्श से राज्य के जितने भी विधायक हैं, एमएलए या एमएलसी जिनको हम विधायक कहते हैं, इनकी निर्योग्यता की जांच करता है।
निर्योग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन की जांच और निर्णय। देखो, अनुच्छेद 192 में लिखा है कि राज्य में अगर कोई विधायक गलत तरीके से चुनाव जीतकर आया या वो अयोग्य है, इस प्रकार से चुनाव आयोग को जब पता लगे तो चुनाव आयोग राज्यपाल को बताएगा कि ये जो विधायक है ये गलत तरीके से चुनाव जीत कर आया है, तो राज्यपाल का वहाँ पर अंतिम निर्णय होगा और राज्यपाल उस विधायक को हटा सकता है और फिर वहाँ पर दोबारा चुनाव होते हैं। तो ये अनुच्छेद 192 में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये थी राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। एक बार दोबारा देखो न्यायिक शक्तियों को। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल राज्य के अपराधियों को क्षमादान करता है। क्षमादान शक्ति जो है राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 में है और राज्यपाल के अनुच्छेद 161 में है। मृत्युदंड और सैन्य अदालत के अपराधियों को छोड़कर बाकी राज्यपाल इनको क्षमादान कर सकता है। अनुच्छेद 233 में लिखा है कि राज्यपाल जिला जज की नियुक्ति करता है और जिला जज की नियुक्ति राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि अनुच्छेद 233 संविधान का एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें जिले शब्द का उल्लेख मिलता है, जिला। अनुच्छेद 217 में लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगा। अनुच्छेद 192 में लिखा है कि विधायकों की निर्योग्यता, अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन के संदर्भ में वो निर्णय लेगा और भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श। तो ये थी राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। न्यायिक शक्तियाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गए और उसके पूरे अनुच्छेद भी आपको याद हो गए। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की विवेक शक्ति। विवेक शक्ति या डिस्क्रेशनरी पावर, अनुच्छेद 163 में। देखो, विवेक शक्ति को आप जनरली ऐसे समझें कि ऐसी शक्ति जिसमें राज्यपाल अपने विवेक से फैसला करता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बिना परामर्श से वो ये निर्णय लेता है। जैसे आम चुनाव होते हैं राज्य में विधानसभा के, उस आम चुनाव के बाद में किसी भी दल को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिले तो राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। एक परंपरा के अनुसार तो वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता को बुलाकर मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन अगर यहाँ पर वो चाहे कि किसी व्यक्ति के ऊपर उसको विश्वास हो तो उसको बुलाकर वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। राज्यपाल की विवेक शक्ति है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति को यानी कि केंद्र सरकार को वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार वो भी विवेक शक्ति से करता है। विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करता है या वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है, वो भी उसकी विवेक शक्ति है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने का आदेश दे सकता है, ये भी उसकी विवेक शक्ति है। कभी भी मुख्यमंत्री से बहुमत सिद्ध करवाने के लिए वो कह सकता है और मुख्यमंत्री मना करे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है, विवेक शक्ति है। मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्यपाल भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दे सकता है, ये राज्यपाल की विवेक शक्ति है। इस प्रकार से राज्यपाल विवेक शक्तियों में राष्ट्रपति से भी आगे है। भारत में जो राष्ट्रपति है उसके लिए संविधान कहीं भी उसको विवेक शक्ति नहीं देता है, लेकिन राज्यपाल को संविधान का अनुच्छेद 163 विवेक शक्ति देता है। विवेक का मतलब होता है बुद्धि, यानी कि बुद्धि से काम करता है उस समय, वो अपनी बुद्धि से। बाकी वो मंत्रिपरिषद की बुद्धि से करता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अपनी बुद्धि भी वो लगाता है। तो ये तो होगी राज्यपाल की पूरी शक्तियां। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। अन्य तथ्य जिसमें हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में हम बात करते हैं। राजस्थान में राज्यपाल का जो पद है उस पद की शुरुआत हुई थी 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में पहले राज प्रमुख का पद हुआ करता था, राज प्रमुख, और इस तारीख को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर राज्यपाल का पद बना दिया गया।
अंतिम राज प्रमुख जो है वो थे सवाई मान सिंह सेकंड। सवाई मान सिंह सेकंड राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख कहलाते हैं और इनको यहां से हटाया, ये पद समाप्त किया और राज्यपाल का पद बनाया और गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने। गुरुमुख निहाल सिंह ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हैं जो 1956 से 1962 तक रहे। गुरुमुख निहाल सिंह राज प्रमुख सवाई मान सिंह के बाद में बने हैं। गुरुमुख निहाल सिंह का कार्यकाल भी सबसे लंबा रहा है, अब तक के राज्यपालों में सबसे लंबे समय तक ये पद पर रहे हैं गुरुमुख निहाल सिंह। सवाई मान सिंह को जब हटाया था तो सवाई मान सिंह काफ़ी नाराज भी हुए थे और इनको स्पेन का राजदूत बनाकर भेज दिया, स्पेन एम्बेसडर बनाकर। 1972 में सवाई मान सिंह का निधन हो गया था इंग्लैंड में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। पोलो आपने देखा होगा, घोड़े पर एक खेल होता है, घोड़े पर खेला जाता है और उस घोड़े से गिर गए थे और गिर कर जो है सवाई मान सिंह का निधन हो गया था इंग्लैंड में 1972 में। सवाई मान सिंह ने जो विवाह किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जब इंग्लैंड में वो पढ़ते थे तो कूच बिहार की राजकुमारी थी गायत्री देवी, वो भी उनके साथ वहाँ पर पढ़ती थी और उनके साथ में उन्होंने शादी की थी इंग्लैंड में और गायत्री देवी इनकी पत्नी थी जिनका 2009 में निधन हो गया था। तो वो है ये सवाई मान सिंह। चलिए, तो ये थे गुरुमुख निहाल सिंह। उसके बाद में यहाँ पर कुछ राज्यपाल हैं जिनके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। यहाँ डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम आता है। संपूर्णानंद जो गुरुमुख निहाल सिंह के बाद में 1962 को राज्यपाल बने और 1967 तक वो राज्यपाल रहे। गुरुमुख निहाल सिंह के बाद में संपूर्णानंद दूसरे राज्यपाल और हुकुमचंद जैन ये राजस्थान के तीसरे राज्यपाल कहलाते हैं जो 1967 से 1972 तक इस पद पर रहे थे। आपको बता दूं कि 1967 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 में लगा है और उस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। ये प्रेसिडेंट रूल पहली बार राजस्थान में लगा था 1967 को। सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन है, ये पहला राष्ट्रपति शासन है जो मात्र 43 डेज के लिए लगा था, क्योंकि चौथी विधानसभा थी राजस्थान में। आम चुनाव के बाद में उसको बहुमत नहीं मिला था, इसलिए कुछ समय के लिए लगाया गया था। तो संपूर्णानंद का ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सेकंड ग्रेड में पूछा गया, रीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किसके शासनकाल में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। उस समय डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल थे। उसके बाद में पद पर निधन होने वाले जो राज्यपाल हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान में कितने राज्यपालों का पद पर निधन हुआ है? 4 राज्यपालों का पद पर निधन हुआ है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। 1998 में 1998 में दरबारा सिंह, 2003 में निर्मल चंद्र जैन और 2009 में शैलेंद्र कुमार सिंह और 2010 में प्रभा राव। ये वो राज्यपाल है जिनका पद पर निधन हुआ है। प्रभा राव राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल है जिसका पद पर निधन हुआ है 2010 में। अगर हम राजस्थान में महिलाओं की बात करें कि कितनी महिलाएं राजस्थान में राज्यपाल बनी हैं, तो आप बता सकते हैं कितनी महिलाएं बनी हैं? प्रतिभा पाटिल 2004 में राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। उसके बाद में प्रभा राव 2010 में राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल बनी थी। उसके बाद में मार्गरेट अल्वा राजस्थान में 2012 को तीसरी महिला राज्यपाल बनी। तो राजस्थान में अब तक कितनी महिलाएं राज्यपाल का पद संभाल चुकी है? तो 3 है। पहली है प्रतिभा पाटिल,
2004 से 7 तक रही थी। 7 में वो भारत की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। दूसरी प्रभा राव है, 2010 में बनी थी और 2010 में इनका निधन भी हो गया था पद पर। और तीसरी है मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा 2012 से 14 तक रही थी और इनको हटाकर मोदी सरकार ने कल्याण सिंह को राज्यपाल बनाया था। और कल्याण सिंह को हटाकर अभी कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। भारत में अगर देखें महिला के बारे में, अगर भारत में प्रथम महिला की बात करें राज्यपाल, तो नाम आता है सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1947 में उत्तर प्रदेश यूपी की राज्यपाल बनी थी। उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था और उसकी राज्यपाल सरोजनी नायडू बनी थी 1947 में। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल है सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ने इस राज्यपाल के पद को फील किया और उसी से उन्होंने कहा था कि राज्यपाल का जो पद है वो सोने के पिंजरे में बंद एक पक्षी के समान है, यानी कि सुविधाएं आलीशान है, शक्तियां नाम मात्र की है। तो सरोजनी नायडू ने कहा था ये। तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल जो है, वर्तमान में राज्यपाल, उनका नाम है कलराज मिश्र। ये राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल। तो ये थे राज्यपाल राजस्थान के संदर्भ में। और राज्यपाल का ये टॉपिक जो है यहाँ पर समाप्त होता है। राज्यपाल का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और अब देखिए इस टॉपिक में जो हमने चर्चा की है, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। आप पिछले क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए और आने वाले क्वेश्चन पर भी आप विशेष रूप से अलर्ट रहें, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप पढ़ें, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज़रूरी है। क्या पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, क्या छोड़ना है वो भी ज़रूरी है। सारी चीज़ें तो नहीं पढ़नी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें छोड़नी भी पड़ती है। काम की जो चीज़ें हैं वो हमें पढ़नी पड़ती है। तो हमने उसी हिसाब से अपने काम की चीज़ें इसमें से निकाल ली और सारी चीज़ों को हमने इसी एक वीडियो में समेट दिया। यानी कि कंप्लीट राज्यपाल, इतना बड़ा टॉपिक है राज्यपाल, उसको हमने एक ही वीडियो के अंदर समेट दिया। और आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं, तीसरी बार भी सुन सकते हैं। और आपको जब तक पूरा याद नहीं हो जाए तब तक आप इसको पीछा नहीं छोड़ें। और मैं कहूँ राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और विशेष रूप से राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी राज्यपाल इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी आप घर पर अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से ध्यान लगाएं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएं। एकाग्रता भंग तब होती है जब आप पढ़ते पढ़ते हाथ पांव वगैरह हिला रहे हो। जैसे आप पढ़ रहे हो, बॉडी को हिला रहे हो, कंधा हिला रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे खुजली वगैरह कर रहे हो, या पांव आपके ऐसे ऐसे हिल रहे हैं नीचे से, तो आपकी एकाग्रता भंग हो जाएगी। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बॉडी को एकदम साइलेंट रखना है, मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तब आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और हर चीज़ को, हर लाइन को समझने के बाद ही आगे बढ़ें। समझने के बाद आगे बढ़ोगे तो आप अच्छे से कर सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद,